ये आज हम लोग 14/9/2022 के द्वितीय पाली में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हम आपको बताए थे कि जब भी शुद्ध अशुद्ध का चर्चा हो उस समय आप एक ही बात याद रखिएगा, लिंग में प्रॉब्लम होगा या वचन में प्रॉब्लम होगा या फिर आप जो है सो सेटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा। सेटिंग अरेंजमेंट का मतलब जिस तरह से आप लोग को अंग्रेजी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे सब्जेक्ट पहले होता है, फिर क्या होता है, फिर वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अगर मान के चलिए कि आप वर्ब से पहले ही ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो सवाल गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा। बात समझ गए? तो आप उसी को कहते हैं अरेंजमेंट। जैसे लोटा में पानी भर कर लाओ, है ना, और लोटा भर कर पानी लाओ, कौन सही है? लोटा भर कर पानी लाओ। लोटा भर कर पानी लाओ। तो आइए आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए पहले हम लोग पढ़ते हैं, विनय का दम घूट रहा है। बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। ये जब भी शुद्ध अशुद्ध का बात आए तो आप सेंटेंस को पढ़िएगा और आप ये तुलना कीजिएगा कि हम अपने बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं। अपने बोलचाल की भाषा में क्या ये बात बोलते हैं कि उसका दम घुट रहा है? क्या विनय का दम घुट रहा है? ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। अगला है, रवि अपना दोष दूसरों पर मढ़ता है। मढ़ना मतलब क्या हुआ? मढ़ने का मतलब क्या होता है? मढ़ना का मतलब अपना दोष दूसरे पर देना, ठीक है ना। रवि अपना दोष दूसरों पर मढ़ता है। तीसरा है आपको, आतंकियों ने हथियार डाल दिया। आतंकियों ने क्या डाल दिया? हथियार डाल दिया। ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो रानी पर कोई रंग न पड़ा। किस पर कोई रंग ना पड़ा? रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा। किस पर कोई रंग नहीं पड़ा? रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये आपको अशुद्ध है, ठीक है। रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा। बात समझ में आया? अब चलिए आगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को खूब बढ़िया से आप लोग देखिएगा, याद ही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, है ना, ये जगन है, फिर यहाँ जगन है। देखिए दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। तो कहता है कि दो गुरु के क्रम में, तो आप लोग ध्यान दीजिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, है ना, तगन, भगन, जगन, जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, कर रहा कि दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। दो गुरु के क्रम में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो देखिए जगन और जगन दो गो है वर्ड, और ये दो रिपीटेशन हो रहा है। कभी कभार जब कोई प्रश्न को आपको समझ में नहीं आए, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, उस परिस्थिति में कोई ट्रिक लगा के उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम टू सेम परीक्षा में रह सकता है। ये परिभाषा है, तो रह सकता है। तो वसंत कली का अगर कहेंगे तो देखिए बोलने के स्टाइल से आप इसे मजाक में भी याद कर सकते हैं। जगन, मगन, तगन, भगन, है कि नहीं? जब इस तरह से आएगा और अंतिम में दो वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जगन और जगन। क्या आ जाएगा? जगन और जगन, जगन और जगन। ये देखिए जगन और जगन दो आ जाएगा। तो दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम वसंत कली, वसंत तिलका कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंत तिलका। क्या कहते हैं? वसंत तिलका। वसंत तिलका भी हम लोग उसको ही कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है। चलिए अब आप लोग बैक की क्लास में पढ़े थे कि उद्देश्य के विषय में जब कुछ भी कहा जाए तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य के विषय में जब कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको विधेय कहते हैं। और ट्रिक बताए थे बैक की क्लास में, उद्देश्य में जो दो है उसको ध मान लीजिए। तो इसलिए उद्देश्य के विषय में जब भी बात बताया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विधेय कहते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य के विषय में जब कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए उसे हम लोग विधेय कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सोहत है, सोहत है मुखचंद्र। क्या लिखा? जरा वो वर्ड पर ध्यान दीजिए, प्रश्न याद हो जाएगा। ऐसा वाला जब भी पूछेगा, सोहत है मुखचंद्र। सोहत मतलब क्या होता है? आप बातचीत के दौरान कहते हैं कि हमको तो ये सुहाता नहीं है, ऐसा हम बोलते कि नहीं बोलते हैं? सुहाने का मतलब क्या होता है? वो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं सुहाने का मतलब अच्छा नहीं लगता है, सुहाने का मतलब अच्छा लगता है। तो सोहत, सोहत है मुखचंद्र मतलब मुख के जैसा चंद्र जो है वो आपको क्या करता लगता है? सुहाता है, मतलब अच्छा लगता है आपको। कैसा अच्छा लगता है? मुख के जैसा चंद्र। तो देखिए यहाँ पर जब मुख चंद्र है तो यहाँ पर मुख का मतलब वो सोहने का बात हो रहा है, और शोभा जो देता है, तो
चंद्र के जैसा मुख क्या देता है, शोभा देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रूप की बात हो रही है ना, किसी का रूप है वो रूप कैसा लगता है, सुंदर। किसके जैसे, मुख चंद्र के जैसे, इसलिए सोहत है। मुख चंद्र में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चलिए, छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, देखिए छंद शास्त्र में इसको कट कर दीजिए, आप इसको कट कर दीजिए, इतना याद रखिए, वर्ण और मात्रा के विचार से, किसके विचार से, वर्ण और मात्रा के विचार से, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 तो छंद आपको 4 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4। छंद 4 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। छंद 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद चलिए आगे है, गरे मुर्दे उखाड़ना। ये आपको कहता है कि मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो ये प्रश्न तो आपको याद रखने वाला है ना। तो मुहावरा को हम इसमें क्या बताएं आपको, गरे हुए मतलब दबी हुई बात को फिर से उभारना, मतलब जब मुर्दा गड़ा रहेगा तो दबा हुआ रहेगा, उसको फिर से उभार देंगे, उखाड़ देंगे। तो गरे मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ क्या हुआ, दबी हुई बात को फिर से उभारना, दबी हुई बात को फिर से उभारना, फिर से उभारना। गरे मुर्दे को उखाड़ने का सही अर्थ क्या हुआ, दबी हुई बात को फिर से उभारना। समझ में आया प्रश्न कि नहीं। अगला है शताब्दी शब्द जो है वो उदाहरण है। शताब्दी शब्द जो है वो किसका उदाहरण है, दिगु का, कि तत्पुरुष का, कि कर्मधारय का, कि द्वंद्व का, दिगु का। तो देखिए दिगु का, अब दिगु का कैसे है वो समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। प्रश्न को याद करने से एग्जाम नहीं पास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ लिखा है शताब्दी, ये जो शताब्दी में सत लगा हुआ है, इस सत का मतलब होता है 100। सत का मतलब क्या होता है, 100। इसीलिए आप लोग जो लिखते हैं प्रतिशत, क्या लिखते हैं, प्रतिशत, तो प्रतिशत में क्या रहता है, यही सत रहता है ना, यही सत रहता है कि नहीं रहता है। इसलिए इस सत का मतलब हुआ 100। तो इसलिए याद रखिए, जब 100 आ जाए, मतलब संख्या वाला कोई भी बात आए, 1 2 3 4 5, चारपाई है ना, चौराहा है ना, ये सब जब भी आए तो इस परिस्थिति में समझ लीजिए आप, जो जैसे कि 54, 58, इस समय संख्या का बोध हो रहा है ना। 58 मतलब 8 आना, 54 मतलब 4 आना, 12 आना मतलब 12 आना, 16 आना मतलब 1 रुपया। पहले 1 रुपया 16 आना का होता था, ठीक ना, अभी 100 नया पैसा बराबर 1 रुपया होता है। ठीक है, तो बताइए शताब्दी कौन सा समास है, द्विगु समास। चलिए चारपाई कौन समास होगा, द्विगु समास। चौराहा कौन समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, समझ में आ गया आप। चलिए अब है अनुशासन शब्द का विशेषण होगा। अनुशासन का विशेषण क्या होगा, अनुशासित। चलिए बताइए भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय। भारतीय होगा। बिहार का विशेषण बिहारी। बिहारी होगा। अनुशासन का विशेषण अनुशासित होगा। चलिए, तो अनुशासन का विशेषण आप लोग तो समझ ही गए। आइए यहाँ पर हम रूपक अलंकार के बारे में जरा कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रूपक अलंकार कहाँ होता है बताइए। ये जो है ना 9 नंबर प्रश्न, इसको आप याद कर कीजिएगा। उपमेय उपमान के अभेद में, देखिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ पर होता है, उपमेय उपमान के अभेद में। उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान के अभेद में, बोलिए उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान के अभेद में। ठीक है, रूपक अलंकार कहाँ होता है बताइए, उपमेय उपमान के अभेद में। उपमेय उपमान के अभेद में होता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है वो पूछा जा रहा है। तो ठीक है, राधा को लड़का हुआ है, ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। नदी बह रही है, बताइए सही है कि गलत है, सही है। नदी बह रही है। चलिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग, करा कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो राधा को लड़का हुआ ये शुद्ध है बिल्कुल, लेकिन यहाँ अगर बात करें हम नदी बह रही है तो ये आपको अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, क्योंकि नदी बह रही है, यहाँ नदी नहीं होगा, यहाँ पर नदियाँ होगा। क्या होगा, नदियाँ बह रही है। क्या होगा, नदियाँ बह रही है। नदियाँ, नाक से बोलिए, नदियाँ बह रही है। आपका दर्शन हुआ, ये आपको यहाँ पर आपका नहीं होकर के क्या होगा, आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए। ठीक है, इसके बाद है तब शायद वह अवश्य आएगा। अब सोचिए, मान के चलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि वह शायद ही आएगा, तो वो सही है ना, वो लिखेंगे वह अवश्य आएगा, वो भी सही है। लेकिन ये बोल देंगे हम कि वह शायद, मतलब शायद भी लगा देंगे। देखिए शायद का मतलब संभावना ही व्यक्त हो रहा है, शायद का मतलब संभावना ही व्यक्त हो रहा है, और अवश्य का मतलब एकदम जरूरी से जरूरी आएगा। ये दोनों बात गलत है कि नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। तब शायद, शायद मतलब यहाँ संभावना का बात हो रहा है कि मतलब आएगा भी और नहीं भी आएगा। और यहाँ पर अवश्य आएगा, अवश्य का मतलब क्या हुआ, आएगा ही, मतलब फिक्स है।
तो इसलिए तब शायद वह अवश्य आएगा। यहाँ जब शायद लगेगा तो अवश्य नहीं, और अवश्य लगेगा तो शायद नहीं, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। आपका दर्शन हुआ ये भी गलत है, यहाँ पर आपके दर्शन हुए ये सही होता। नदी बह रही है ये सही नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, नदियाँ बह रही है। इसके बाद राधा को लड़का हुआ है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर ए। चलिए, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश प्रताप के आगे, ठीक है ना, शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि का मतलब सूरज, चंद्रमा, ठीक है ना, और रवि का मतलब सूर्य, रवि का मतलब सूर्य होता है, ठीक है। शशि का मतलब चंद्रमा है ना, रवि का मतलब सूर्य, और शीतल का मतलब ठंडा। कहता है जिसने यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उस पंक्ति में है ना, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये जो है ये व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरोज, अब बताइए तो सरोज का मतलब क्या होता है। हम बताए थे जिस सब के अंत में जो लगा हो वो सब किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, ठीक है। तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए, बताइए सरह जोड़ जो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो सरोज का संधि विच्छेद क्या हुआ, सरह जोड़ जो हुआ, और सरोज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। लिखा है ज्यों जो वृद्ध होत त्यों तो स्वस्थ होत जात। अब बताइए यदि कोई व्यक्ति वृद्ध होगा मतलब बूढ़ा होगा तो क्या वो स्वस्थ होता जाएगा, नहीं। इसका मतलब विरोध वाला बात बोला जा रहा है। इसलिए जब ऐसा वृद्ध वाला मतलब विरोध में जाए है ना, जो जो वृद्ध होगा वो से स्वस्थ नहीं हो सकता है, मतलब ये विरोधी बात है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। बस इतना ही बात याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला है संलाप। संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। संलाप का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो जाएगा आपको समजोड़लाप। क्या होगा, समजोड़लाप। देखिए यहाँ पर जब भी अब अनुस्वार वाला बात कहीं भी आए याद रखिए, जैसे कि संसार, समझोसार। अब समझ गए ना, यही कॉन्सेप्ट समझ रहे। कॉन्सेप्ट को देखिए, जब 100 के ऊपर में 9 रहे, 100 के ऊपर में अनुस्वार रहे तो उस परिस्थिति में आप जो उसको तोड़िएगा तो सम जरूर लीजिएगा। स और शुद्धमो का मतलब जिसमें हलंत लगा होता है ना वो शुद्ध हो जाता है। तो देखिए 100 के ऊपर में जब से अनुस्वार रहेगा ना तो हम लोग सम वाला जरूर लेंगे। तो समजोड़ लाभ। अब समझ में कुछ आया कि नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो बताइए कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, समजोड़ सार होगा, ठीक है। चलिए, अगला है थके नयन रघुपति छवि देखे। थके नयन रघुपति छवि देखे पलक नींद परिहरे निवेशे, है ना। पंक्ति किस रस का उदाहरण है, तो ये आपको श्रृंगार रस का उदाहरण है। यहाँ पर जो है थके नयन रघुपति है ना छवि देखे। कहने का मतलब क्या है कि हमको रघुपति जो है राम, रघुपति किसको कहता है, राम को, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति का नयन देख करके मतलब रघुपति के छवि को देख करके मेरा जो नयन है वो थक गया है। और मतलब यहाँ दोनों बदल रहा है, नहीं थक रहा है, थक गया है। मतलब उनका छवि इतना अच्छा है कि उनको देखते देखते हम थकते ही नहीं हैं। फिर क्या करा, जरा ध्यान दीजिए। पलकनि परिहरे निवेशे मतलब उनका नयन, उनका छवि इस तरह से है कि मेरा पलक, ये जो पलक है ना वो झपकी भी नहीं लेता है। बात समझ में आ रहा है, ये बात कर रहा है। तो पंक्ति किस रस का उदाहरण है, आप बताइए। मान चलिए हम यही अगर खूब स्मार्ट बन के आ जाए, हम इनको बोलते रहते कि आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। क्यों बोलते हैं, इनके छवि को देख करके। तो इनके छवि को देख करके कभी मन थकता है अपने लोगों को, नहीं थकता है, क्योंकि इनका छवि इतना सुंदर है कि नहीं, कि मतलब ये इतना श्रृंगार करके आए हुए रहते हैं, ऊपर से चश्मा लगा लेते हैं और सुंदर लगने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। अब याद रहेगा ना, खास तौर पर याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में जब भी छवि देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिले, छवि। तो छवि, किसी का छवि आप कब देखिएगा, जब श्रृंगार का, किसी का छवि, किसी का चेहरा आप कब देखिएगा, जब वो श्रृंगार करके सुंदर दिखेगा तब ना। तो इसलिए जब भी छवि कहीं पर आ जाए तो वहाँ पर कौन सा रस मारिएगा, श्रृंगार रस।
और नयन थकने का बात कभी आ जाए कि नयन नहीं थक रहा है उसको देखने से, तो समझ लीजिए कि आपका नयन, नयन मतलब आँख कब नहीं थकेगा, सुंदर चीज़ को, श्रृंगार से भरे पूरे हुए चीज़ को देखते हुए नहीं थक रहा है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए किस ट्रिक से पकड़िएगा? छवि से। जब छवि आएगा और नयन थकने की बात नहीं होगी तो उस परिस्थिति में कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न है आपका, छाती फुलाना। ठीक है, तो छाती फुलाना ये आपको मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा? गर्व करना होगा, है ना। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू, है ना। आई प्राउड ऑफ यू मतलब मुझे आप पर गर्व है, यानी कि छाती फुला करके हम लोग बोलेंगे आई प्राउड ऑफ यू। तो बताइए छाती फुलाने का अर्थ क्या हुआ? गर्व करना। गर्व करना, ठीक है। गर्व नहीं है, छाती फुलाने का मतलब गर्व करना। गर्व मतलब प्राउड, अपने आप पर अभिमान, घमंड करना, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे गर्व करना। अगला है आपको मेरी बहन। मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी। अब देखिए मेरी बहन रेखांकित है, आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आप लोग पूरा प्रश्न को पढ़ने लगते हैं, सो नहीं। मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, रेखांकित कह रहा है, तो रेखांकित में कौन पदबंध है? ठीक है, तो मेरी बहन, बहन जो है वो क्या है? संज्ञा है, नाउन है ना, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, यहाँ पर कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। तो इसी चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जीवन को चंचल सरिता, सरिता मतलब नदी, नदी है ना। जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मतलब नदी में फेंकी। मैंने मन की जाली मतलब मन में, मन की जाली जो है हम कहाँ पर फेंक दिए? नदी में। जीवन को चंचल सरिता में फेंकी, मैंने मन की जाली, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए। अब ये परिभाषा है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ प्रसिद्ध उपमान को क्या बना दिया जाए? उपमेय। आप इतना ही बात याद रखिएगा। आप क्या याद रखिएगा पता है? उपमान को उपमेय बनाना। उपमान को उपमेय जब बना दे तो उसे को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतीप अलंकार कहेंगे। उपमान को क्या बना देंगे? उपमेय। उपमान को उपमेय बना देंगे, ठीक है ना। फिर से बताइए आप लोग, जब उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? प्रतीप अलंकार। जब उपमान को उपमेय बना दिया जाए उससे क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार। तो ऐसे याद कर लीजिए, कोई प्रदीप नाम का आदमी है, ठीक है, और उपमान, उपमान का मतलब उसको मान मर्यादा बहुत था लेकिन उसको न वो पी गया, तो उपमान को उपमेय बना दिया। उपमान को क्या बना दिया? उपमेय। उपमान को क्या बना दिया? उपमेय। उपमेय बना दिया। तो जब उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो क्या कहलाता है? प्रतीक उसे हम लोग अलंकार। प्रतीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार। प्रतीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप। चलिए प्रतीप अलंकार कहते हैं। चलिए, दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, जरा ध्यान दीजिए, दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? दोनों आंखों के अंधे। दोनों आंख से अंधे हैं, दोनों आंखों के अंधे हैं। वो देखकर अमित ने कहा, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है ना। दिव्य, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में है क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो बताइए आप लोग, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना के कितने भेद? दो। कौन कौन? अर्था व्यंजना और शब्दा व्यंजना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों आंखों के कोई अंधे व्यक्ति हैं और उनको देख करके कोई दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि देखिए, है ना, दिव्य दृष्टि से संपन्न व्यक्ति आ रहा है। यहाँ पर कौन सा कथन है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। उसे याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दो व्यक्ति कोई और है और उसके बारे में तीसरा आदमी बोल रहा है। मतलब उस, जैसे अंधा व्यक्ति है तो अंधा को किसी का सहारा चाहिए ना, तो बताइए स्वर किसे कहते हैं? जो खुद से बोला जाए। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर का सहारा ले। तो अंधा व्यक्ति सहारा लेगा ना, इसलिए याद कर लीजिए कि दोनों अंधे व्यक्ति जो है वो आपको व्यक्ति को देखकर, दोनों व्यक्ति मतलब चल रहे थे तो अमित ने कहा कि देखो दिव्य दृष्टि से संपन्न व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। बात समझ में कुछ आया? चलिए इसको बस समझ करके छोड़ दीजिएगा, इसको रटना नहीं है आप लोगों को, चूँकि ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध की बात हो रही है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ठीक है।
ये शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ये बिल्कुल सही है। फिर चलिए ऑप्शन बी में है, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर के, देखिए वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है ना। आप पटना से कॉपी लाकर बेचते हैं, ऐसे नहीं बोलते पटना की कॉपी लाकर बेचते हैं। मेरे बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर वही गड़बड़ी है। चलिए तो यहाँ पर जो है शहर के नहीं होकर के क्या होगा, शहर से खिलौने लाकर बेचता है, इसलिए यहाँ पर के को हटा करके से दे दीजिएगा तो आपका ये सही हो जाता। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि अशुद्ध है ये। वह पैदल नहीं सकता, क्या लिखा है, वह पैदल नहीं सकता। वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बात जो हो रही है यह किस पर हो रही है, ये बात हो रही है कर्ता के बारे में ना, कि वह पैदल नहीं चल सकता। कर्ता के बारे में जब भी बात हो तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है ना। वह पैदल नहीं चल सकता, वो कौन सा वाच्य है, तो ये आपको कृतवाच्य। बात समझ में आ रहा है। चलिए शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है, ये तो याद करने की चीज़ है। शब्दों में विद्यमान अर्थ का जो ज्ञान कराएगा है ना, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो बौद्धिक व्यापार होता है वो आपको क्या कहलाता है, शब्द शक्ति। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार आपको शब्द शक्ति कहलाता है। ये याद करने की चीज़ है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये परिभाषा है, परीक्षा समय खूब परिभाषा पूछता है इसी तरह से, ठीक है। जलज, क्या लिखा हुआ है, जलज शब्द में समास कहता है छांटने के लिए। देखिए जलज में आपको समास जो है वो है आपको बहुव्रीहि समास है। जलज कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। देखिए ज ल ज मतलब जल ही जल अगर होगा, जल ही जल होगा तो बहुत मात्रा में होगा ना। नहीं समझे मेरा बात, ठीक है। तो जलज शब्द में समास है, इसको याद कर लीजिए कि जलज मतलब समझिए कि जल ही जल है, तो जब जल ही जल होगा तो बहुत ज़्यादा जल होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा से मतलब याद कर लीजिए बहुव्रीहि। तो बताइए जलज कौन सा समास है, और जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। और जलज का मतलब क्या होता है बताइए तो। देखिए जल है ना, तो जल और फिर ज लगा हुआ है, तो जल मतलब जो जल में जन्मा हुआ हो, जो जल में जन्मे। कमल कहाँ जन्मता है, जल में। तो इसलिए याद रखेगा जलज का मतलब जो जल में जन्मा हुआ हो या जिसका उत्पन्न जल से हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलज कहते हैं, ठीक है। तो जलज कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। जलज का मतलब कमल होता है, ठीक है। चलिए जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी कि मेहनत का संबंध किससे है, मेहनत का संबंध सफल से है। अगर जो सफल होना चाहता है मेहनत नहीं करेगा सफल नहीं होगा, तो इसका संबंध इससे है। तो जो मेहनत से संबंध बनाएगा वही सफल करेगा ना, तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंध बन रहा है ना दोनों का, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे कि समझ रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको समझते चलिए। चलिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहा है ना, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए में है पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है, ये सही है, बिल्कुल है, ठीक है। उत्तरदायित्व का मतलब बताइए आप लोग, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। उत्तरदायित्व का मतलब कि जैसे कि अब मान के लिए कोई पुत्र है, अब पिता का देखभाल किस तरह से आप करेंगे, कैसे घर में खिलाएंगे पिलाएंगे, वो सब आपका जो है सो मतलब उत्तरदायित्व है, मतलब आपका भार है। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का मतलब जिम्मेदारी। चलिए मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की, क्या लिखा है, मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की। चलिए तो यहाँ पर जो है मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की, ये वार्ता नहीं होकर के यहाँ पर देखिए वार्ता का मतलब भी बातचीत होता है, लेकिन यहाँ पर वार्ता नहीं होकर के यहाँ पर बातचीत की, ये अगर होता बात की तो ये सही होता, ठीक है। अगला है कि अज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। इसको ज़रा बोल के ही देखिए, आपको लगेगा कि ये गलत है, ठीक है ना। मैंने ये अज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, मतलब ये रहता है कि स्वयं पढ़कर सुनाई, है ना, सो है तो नहीं। और प्लस में यहाँ अज्ञे जी है, तो अज्ञे जी बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है, पुरुष की महिला, पुरुष। तो यहाँ पर सुनाई कैसे हो सकता है, सुनाया ना या सुनाए ना, सुनाई तो होता नहीं, इसलिए ये भी गलत है। अगला है कि तब शायद वह अवश्य आएगा। अब एक पकड़िए, जस्ट बताए थे अभी आपको हम, तब शायद अभी जस्ट बताए थे आपको, शायद होगा तो अवश्य नहीं होगा, शायद होगा तो अवश्य नहीं, और अवश्य होगा तो शायद नहीं होगा। तो देखिए जब शायद अवश्य दोनों आ जाएगा तो बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है, अशुद्ध है। ये 100% अशुद्ध है। और बताए थे आपको कि आप एक एक बात हमारा समझते चलिए, आपको 5 सेट के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम
आपको जिस तरीका से भी पढ़ा रहे हैं हमारे बातों को समझते चलिए। चलिए एक पॉइंट यहाँ पर मिला, इस पॉइंट से आप जरूर हमेशा आप काट लीजिएगा। जब शायद होगा तो अवश्य नहीं, अवश्य होगा तो शायद नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ऑप्शन इज द राइट आंसर, पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। चलिए गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। ये हाँ देखिए प्रहरी है हिंद महासागर, उसके चरण पखारते हैं। पश्चिम में कक्षी खाड़ी, पूर्व में बांग्लादेश है। ठीक है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है ना। भारत माता का क्या है? उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, ठीक है, तो गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का क्या है? सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि फसलें और पके फल किसकी देन है? नदिया की। ये बात कहाँ पर आप पढ़े हैं? पहले पढ़िएगा तब ना, सीधे आंसर से देख लिए। कहाँ पर है गद्यांश में? दिखाइए आप, दिखा दें। इसको आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि फसलें और पके फल किसकी देन है, इसमें आप पढ़िए कहाँ पर है। ठीक है, गद्यांश को पढ़िए ना कि कहाँ पर है गद्यांश में ये आंसर। पहले बोले भारत माता की है, ये खोजिए। देखिए फसलें और पके फल किसकी देन है, देखिए कहाँ पर है फसलें और पके फल। कैसे ढूंढा जाएगा? आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप कैसे ढूंढिएगा? इसमें ढूंढिए कहाँ पर है। देखिए क्या ढूंढिएगा क्या? सो देखिए फसलें और पके फल किसकी देन है, तो फसल और पके फल खोजिए कहाँ पर है। मिल गया, फसलें और बागों में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आंसर है सीधे आंसर दे करके मत बोलिए आप लोग। ये गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश क्या कर रहा है? लिखा है कि पश्चिम में कक्ष की खाड़ी, पूर्व में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत की मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। ये जो नदियाँ हैं भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा को क्या करती है? बढ़ाती है। और खेतों में लहराती जो फसल है, खेत में जो लहराती हुई फसल है, और बागों में, बाग मतलब बगीचा में जो पके फल की बहार है, बहार मतलब सुंदरता, शोभा, है ना, इनकी भारत माता का उपहार है। ये भारत माता का एक उपहार है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि भारत माता की देन है। तो देन किसकी है? देन है आपको, है ना, ये आपको नदियाँ की देन है। ठीक है, इसलिए फसलें और पके फल, नदी से पानी आएगा उसे सींचिएगा, इसके बाद है ना आपका फसल होगा, इसलिए नदियों की ये देन है। ठीक है, तो आप परीक्षा में गद्यांश को बार बार पढ़िएगा, सीधे आंसर कुछ भी मत दे दीजिएगा। ये अभी भारत माता दे रहे थे, भारत माता है ऑप्शन में क्या? नहीं। मिट्टी का चर्चा किया है कहीं पर? पहाड़ का चर्चा देखिए तो कहीं पर किया है? नहीं। लोगों की चर्चा है? नहीं है। तो नदियों को हम आप आसानी से मान सकते थे। बात समझ रहे हैं? इसलिए गद्यांश को पढ़िएगा बढ़िया से। चलिए, विधि नहीं दीन लेत जनु छीने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए ध्यान दीजिए, विधि नहीं दीन लेत जनु, क्या लिखा हुआ है? विधि नहीं दीन लेत जनु। सेट दे करके बोलिए आप लोग। विधि नहीं, विधि निधि दीत दीन लेत जनु छीने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब एक चीज आप लोग सीखिए, जरा कुछ पॉइंट को सीखिए। अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में, है ना, मानो रहे, क्या रहे? मानो। जानो रहे, क्या रहे? जानो। मनु रहे, क्या रहे? मनु। और जनु रहे, क्या रहे? बताइए अब आप लोग। मानो। अब अपने मन से बोलिए। मानो जानो मनु जनु। हाँ, फिर से बोलिए। मानो जानो मनु जनु। और एक और याद रख लीजिएगा, मनहु। क्या याद रखिएगा? मनहु। यदि इतना चीज रहे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? कल्पना या संभावना होता है। बताइए उत्प्रेक्षा अलंकार को छांटने का ट्रिक। मानो जानो मनु जनु मनु मनु। ठीक है, अगर इतना चीज रहे तो वो आपको हो जाएगा कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल, मन कुरंग में। कहा था कि सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल, मन कुरंग में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार है। बात समझ रहे हैं? आप बताइए, हम बोलेंगे ठीक उसके जैसा लग रहे हैं आप, मतलब ये बात बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम किसी का तुलना कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए प्रश्न पर आप लोग जरा ध्यान दीजिए। सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल, मन कुरंग। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह भी है,
है ना, यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के साथ साथ में सा से सी सम सरीस, बोलिएगा सा से सम सरीस, बिना देखे बताइए। सा से सी सम सरीस, सा से सी सम सरीस, सरीस, इतना चीज यदि रहेगा तो आप कौन अलंकार मानिएगा? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार मानिएगा। कौन अलंकार मानिएगा? उपमा अलंकार। अच्छा, अब ये बताइए तो आप कि मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, इतना चीज रहेगा तो कौन अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत अच्छा। अब ये बताइए आप कि उपमा अलंकार का क्या ट्रिक है? सा से सी सम सरीस, सम और सरीस। सरीस, इतना चीज रहेगा तो देखिए इसमें चपला सा लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये उपमा अलंकार है। बात को समझ में आया? जी। चलिए, आचार्य वामन के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन से हैं? ठीक है ना, देखिए ये प्रश्न याद रखने वाला है क्योंकि भेद का नाम है। आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? तो वैधवी, दर्भी, दर्भी, यानी कि वैदर्भी जो है वो किसके भेद हैं? रीति के भेद हैं। किसके भेद हैं? रीति के भेद है, वैदर्भी किसके भेद है? रीति के भेद, रीति के भेद है। आचार्य वामन के अनुसार रीति के कौन से भेद हैं? वैदर्भी। वैदर्भी भेद है, वैदर्भी भेद है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है, इसलिए इस न्यू क्वेश्चन को आप लोग मुझसे रिवाइज कर लीजिए और इसे जरूर याद रखिएगा। तो बताइए कि आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? वैदर्भी, वैदर्भी। बोल, फिर से बोलिए। वैदर्भी। ठीक है, अब एक दो प्रश्न बताएंगे आप लोग। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, जगन, मगन, जगन, जगन और दो गुरु के क्रम में जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वसंत तीलिका। अब ये बताइए, सोहत है मुख चंद्र में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। सही बात है, मतलब यहाँ पर मुख का मतलब ये, हाँ, रूप, चंद्र का रूप दे रहा है मुख को, नहीं। अब ये बताएंगे आप कि वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने प्रकार हैं? चार। चार। अब बताइए संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोलाप, सरोज का संधि विच्छेद? समजोलाप। चलिए, मेरी बहन दिल्ली जाएगी और मेरी बहन के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, तो इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है? जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। कौन सा? सम्मानवाचक सर्वनाम। चलिए बताइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8। कितने भेद हैं? 6 भेद है। सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 भेद है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपको सभी वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जरूर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।